जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको दुनिया के सबसे ऊंचे मिलिट्री पोस्ट के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि हमारे अपने भारत में है और जिसका नाम है द बाना पोस्ट। दोस्तों, बाना पोस्ट के बारे में जानने के लिए हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए 1980 और 1987 के बीच के कोल्ड वॉर के बारे में जानना पड़ेगा। यूँ तो 1948 में, 1965 में, 1971 और 1999 में ये दोनों देश भिड़ चुके हैं, पर एक जंग ऐसी है जिसके बारे में हम सब बहुत कम बात करते हैं और इस जंग के कारण ही सियाचिन और बाना पोस्ट जैसी चीज़ों का हम नाम जानते हैं। 1971 के वॉर से हम शुरू करते हैं, जिसके बाद शिमला समझौता हुआ। 1971 के वॉर में हम सब जानते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस जीत के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को बिल्कुल बैकफुट पे रखा और इसके बाद एक समझौता हुआ जिसको हम सब जानते हैं शिमला समझौता के नाम से, जिसमें इंडिया के श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जनरल जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों मिले और दोनों ने एक समझौता किया। तो दोस्तों, इस समझौते के बाद ही दोनों देश ने अपने बॉर्डर्स को ड्रॉ किया, जिसे हम LOC के नाम से जानते हैं। ये गुजरात से शुरू होकर कश्मीर की वादियों तक जाता है और जिस पॉइंट पे इस लाइन को एंड किया गया कश्मीर में, उसे नाम दिया गया पॉइंट NJ9842 का। पॉइंट NJ9842 के आगे सियाचिन ग्लेशियर आता है, तो लाइन को 9842 के आगे ड्रॉ नहीं किया गया, क्योंकि उस समय तक ये मानते थे कि वहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल है और इंसानों का तो रहना और बसना तो नामुमकिन है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में दोस्तों बता दूं तो वहाँ का औसत टेम्परेचर -30 से -50 के बीच में रहता है। वहाँ की हवाएं 120 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ती है। नॉर्मल पतले दुबले इंसान को तो वो वैसे ही उड़ा के ले जाए। सियाचिन ग्लेशियर का औसतन हाइट ही 19,000 फीट से शुरू होकर 23,000 फीट तक जाता है। आपको पता होगा, जब हम एरोप्लेन में भी जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के बारे में बताते हैं, तो मिनिमम आइडियल कंडीशन माना जाता है कि 10,000 फीट तक ऑक्सीजन लेवल सफिशिएंट होता है एक नॉर्मल इंसानों के लिए। 10,000 के ऊपर अगर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। तो अगर आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं और किसी कारण से डिकम्प्रेशन हो जाता है तो पायलट जल्द से जल्द कोशिश करता है प्लेन को 10,000 फीट के हाइट तक ले आने के लिए। तो इस समझौते में ये माना गया कि सियाचिन पे तो कोई रह ही नहीं सकता, तो उन्होंने LOC लाइन को 9842 पॉइंट तक ड्रॉ किया। सियाचिन ग्लेशियर का इकोनॉमिकली कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, वहाँ पे कोई खनिज या कोई पेट्रोलियम या कोई ऐसा मिनरल्स नहीं मिलते हैं हमें, बट स्ट्रैटेजिकली एक बहुत एडवांटेज है, बिकॉज सियाचिन ग्लेशियर के साइड में चाइना है और दूसरे साइड में पाकिस्तान है, और अगर देखा जाए तो ये दोनों के बीच का एक पाथवे बन सकता है जो कि इंडिया के ऊपर डोमिनेंस कर सकता है। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों अब बाना पोस्ट की। अब साल है 1977, 6 साल बीत चुके हैं 1971 के वॉर के बाद। कर्नल नरेंद्र कुमार कुमाऊं रेजिमेंट के, जो कि कमांडिंग ऑफिसर भी हैं हॉस के। हॉस एक स्कूल है जिसमें ट्रेनिंग हम देते हैं अपने सोल्जर्स को, जिसका फुल फॉर्म है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। इनके पास आते हैं 2 जर्मन ट्रैकर्स ट्रैकिंग के परमिशन मांगने। तो दोस्तों, सियाचिन सोल्टोरो रेंज पहाड़ के अंदर आता है और जर्मन ट्रेकर्स अपने साथ एक मैप कैरी कर रहे होते हैं, जिसमें वो कर्नल नरेंद्र कुमार को बताते हैं कि उनका प्लान कैसे है और कैसे कैसे वो चढ़ाई और ट्रैकिंग करना चाहते हैं। कर्नल नरेंद्र कुमार जब इस मैप को देखते हैं तो वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने NJ9842 से एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर रखी थी जो कि काराकोरम पास तक जाती थी, जो बिल्कुल चाइना के बॉर्डर पर लगता था। कर्नल नरेंद्र कुमार बिल्कुल समझ ही नहीं पाते कि ये उन्होंने क्या देखा है और इंडिया के पास इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं था ऐसा, जबकि पाकिस्तान इस तरह के मैप को ग्लोबली बहुत प्रचार प्रसार कर रहा था और अपने साइड से ट्रैकिंग के लिए लोगों को भेज भी रहा था। तभी तो ये मैप, इस तरह के मैप लेके जर्मन ट्रैकर्स आए थे। तो पाकिस्तान को इस वर्चुअल लाइन का फ़ायदा ये हो रहा था कि पूरा का पूरा सियाचिन पाकिस्तान का होता दिख रहा था और इसके स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान और चाइना पास आ रहे थे और इंडिया का डोमिनेंस उस एरिया में कम हो जाता। जब कर्नल नरेंद्र कुमार ने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने उस जर्मन ट्रैकर से उस मैप को ही खरीद लिया और उसे लेकर वो पहुंचे अपने ऑफिसर के पास। उस समय के भारतीय डिफेंस फोर्स के DGMO जनरल छिब्बर थे। नरेंद्र कुमार ने उन्हें जाके सारी बात बताई और मानो एक तरह से खलबली मच गई। इंडियन आर्मी ने
महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मैप्स को भी देखा और उन्होंने देखा कि 9842 के आगे तो कोई लाइन ड्रॉ ही नहीं है और पाकिस्तान कितनी चालाकी से इसे अपने साथ में खींचना चाहता है। सियाचिन के मैप को समझने के लिए दोस्तों हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने पड़ेंगे, जैसे कि इंदिरा कॉल, सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला, जिसमें से इंदिरा कॉल सबसे ऊंचा पोस्ट था जो कि बिल्कुल एंड में आता था सियाचिन ग्लेशियर के। अब देखा जाए तो दोस्तों ये वही टाइम था जब दोनों देश के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है सियाचिन को लेके। इस कोल्ड वॉर का एंड होता है दोस्तों 13 अप्रैल 1984 को, जब ऑपरेशन मेघदूत के अंडर इंडियन आर्मी अपने बेस कैंप्स और सोल्जर्स को वहाँ भेजती है और सियाचिन पे एक सेटअप कर लेती है। देखा जाए तो दोस्तों ये पाकिस्तान के नाक के नीचे से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने। जनरली सियाचिन में विंटर एंड होता है मई के एंड तक या जून के फर्स्ट वीक तक, और पाकिस्तानियों का प्लान था मई में, पर इंडियन आर्मी ने 13 अप्रैल की ही डेट चुनी और एक महीने पहले सियाचिन पे जाके उन्होंने बहुत ही हार्श कंडीशन पे सरवाइव करके सियाचिन को इंडिया का पार्ट बनाया। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने कई बार इंडियन आर्मी से वो पोस्ट सियाचिन के छीनने की कोशिश की और हर बार इंडियन आर्मी ने उसे नाकाम किया। पर इससे एक बात समझ में आ गई थी इंडियन आर्मी को कि अब इस जगह पे सियाचिन पे इंडियन आर्मी का एक परमानेंट बेस बनाना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान भी इस मौके के तलाश में था कि कब वो एक फ्री होल देखे और इंडियन आर्मी से सियाचिन ले ले। तो इंडियन आर्मी ने बाई 1987 तक मोर देन 3000 सोल्जर्स को वहाँ डिप्यूट कर दिया था और काफ़ी अच्छे से उन 4 पॉइंट्स पे बेस बना लिए थे। तो दोस्तों सियाचिन में जाने के बाद इंडियन आर्मी ने सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे इंडियन सोल्जर्स के बेस कैंप बना लिए थे, पर एक पोस्ट था जो पाकिस्तान आर्मी के पास चला गया और पाकिस्तान आर्मी ने उसे कैप्चर कर लिया हमसे पहले, और उसका नाम था कायदे आजम पोस्ट। ये कायदे आजम पोस्ट का नाम इन्होंने अपने पहले प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा था। सो कायदे आजम पोस्ट की कहानी ये है कि वो बिल्कुल स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे था। उसके साउथ में इंडिया का अमर पोस्ट था, नॉर्थ में इंडिया का सोनम पोस्ट था, पर कायदे आजम पोस्ट वहाँ से 1500 मीटर ऊपर था और ये वही पोस्ट है जिसका नाम बाद में इंडियन आर्मी ने बदल कर बाना पोस्ट रख दिया। तो पाकिस्तान के कायदे आजम पोस्ट, जिसे ये कायद पोस्ट भी कहते थे, उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई 18 अप्रैल 1987 से। तकरीबन 3 साल बाद जब इंडिया ने 1984 में 13 अप्रैल को सियाचिन में बेस कैंप सेट किया था, उसके 3 साल बाद ये कहानी शुरू हुई जब उन्होंने अपने कायद पोस्ट से इंडिया के सोनम पोस्ट पे ओपन फायर कर दिया, और क्योंकि वो हाइट पे था तो वो फायर हमारे 2 सोल्जर्स को लगा और वो वहीं शहीद हो गए। ये इतने पे भी नहीं रुके, जो भी हेलीकॉप्टर वहाँ पे राशन, पानी और ज़रूरत के सामान को लेके आते थे ये उनके ऊपर भी फायर करते थे, और उन्होंने एक तरह से नाक में दम किया हुआ था हमारे अमर और सोनम पोस्ट के ऊपर। और बिकॉज ऑफ दैट इंडिया ने फिर इसको सीरियसली लिया और प्लान किया कि नहीं, ये पोस्ट ठीक है स्ट्रेटेजिकली बहुत हाइट पे है, पर अब हम इसे कैप्चर करेंगे और इन पाकिस्तानियों को वहाँ से हटाएंगे। इसके बाद इंडियन आर्मी ने कायद पोस्ट को कैप्चर करने की जिम्मेदारी दी ब्रिगेडियर नोंगियाल को और सेकेंड इन कमांड कर्नल AP राय को। इसके बाद इंडियन आर्मी डिसाइड करती है कि एक रेकी टीम बना के भेजा जाएगा, जिसमें लेफ्टिनेंट राजीव पांडे और उनके साथ 10 जवान जाके एक रेकी करके आएंगे उस पोस्ट का कि कितने सोल्जर्स हैं, कितने आर्म्स एंड एमुनिशन उन्होंने रखा है। और बिकॉज वो 1500 मीटर की हाइट पे है तो एक रस्सी, रोप भी वो वहाँ से खींच के लेके आएंगे, ताकि जिसके बाद अगर इंडियन आर्मी फुल फ्लेज अटैक करती है तो उस रोप का सहारा लेके वो चढ़ सके। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि उस पोस्ट पे हेलीकॉप्टर से अटैक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अगर आपको ये लग रहा हो कि हम हेलीकॉप्टर भेजें और उस पोस्ट पे हमला कर दें, तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था वो टास्क, बिकॉज एक तो वो हाइट 23,000 फीट पे उस पोस्ट की, और फिर आप हेलीकॉप्टर लेके आओगे तो हेलीकॉप्टर की भी एक रेंज होती है, वो 30,000 28,000 फीट के ऊपर नहीं जा सकता, तो बिल्कुल वो फायरिंग रेंज में आ जाता पाकिस्तान सोल्जर्स का। सेकेंड, वो बिल्कुल नैरो रिज पॉइंट पे जाके बना हुआ था कायद पोस्ट, तो अगर आप ऊपर से अटैक भी कर देते हो एक बार को तो कोई गारंटी नहीं था कि वो बिल्कुल आपका अटैक सक्सेसफुल हो, फेलियर रेट ज़्यादा चांसेस थे उसमें होने के। और कोई तरीका नहीं था इंडियन आर्मी के पास, उनको एक रेकी टीम ही भेजनी पड़ती जो कि एक रोप भी खींच के आता और रेकी करके आता। दोस्तों इस घटना के बाद मानो इंडियन आर्मी में खलबली मच गई और इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाने लगा, और इस मिशन को एक तरह से डू और डाई मिशन बना दिया इंडियन आर्मी ने कि अब चाहे जो हो ये पोस्ट हम पाकिस्तानियों से लेके रहेंगे।
इंडियन आर्मी ने इसके बाद 62 मेंबर्स की टीम बनाई, जिसमें 2 ऑफिसर, 3 जेसीओ और 57 सोल्जर्स थे। और अब इंडिया फुल फ्लेज अटैक करने के प्लान में था, बट उस समय भी हमारे पास चीज़ें बहुत लिमिटेड थी। बिकॉज अगर आप कायद पोस्ट को देखें तो एक साइड से बिल्कुल 90 डिग्री इंक्लाइंड था, सेकेंड साइड जो उनके पीछे की तरफ था ये पाकिस्तानियों को विजिबल था, तो उस साइड से हम आ नहीं सकते थे। और जो थर्ड साइड बचता है वो बिल्कुल नैरो रेस था और उस पर चल के हमें जाना पड़ता, और वो नोन था पाकिस्तानियों के लिए भी कि वो इसी साइड से आएंगे। तो कायद पोस्ट को कैप्चर करने का जो ऑपरेशन था, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन राजीव, लेफ्टिनेंट राजीव के नाम पे उनकी यादों में। तो दोस्तों अब एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो की, परमवीर चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार बाना सिंह जी की। बाना सिंह जी 6 जनवरी 1949 को जम्मू एंड कश्मीर के काद्याल गांव में जन्म लेते हैं और इन्होंने इंडियन आर्मी में 1969 में ज्वाइन किया था और वो 1971 के वॉर में भी शामिल हुए थे। तो दोस्तों नायब सूबेदार बाना सिंह जी उन 4 टीमों में से एक टीम को लीड कर रहे थे जो कि फाइनल असॉल्ट करने वाला था कायद पोस्ट पे। पहली टीम थी सूबेदार हरनाम सिंह जी की, दूसरी टीम थी वीरेंद्र सिंह जी, तीसरी टीम थी सूबेदार संसार सिंह और चौथी टीम थी बाना सिंह। तो बाना सिंह के टीम को पहले अटैक में रखने का प्लान नहीं था, इन्हें एज अ बैकअप टीम रखा गया था। 23 जून 1987 को वीरेंद्र सिंह जी की पार्टी अब चढ़ाई शुरू करती है कायद पोस्ट की ओर और इनका प्लान होता है कि लेफ्टिनेंट राजीव पांडे और उनकी टीम ने जो रोप बांधे थे या खींचे थे उसे वो किसी तरह से ढूंढ सके, बिकॉज स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था उस दिन और उससे पहले भी इस बात को बहुत टाइम बीत चुका था, तो काफ़ी लेयर ऑफ स्नो आ चुका था। मुश्किल ये थी कि वो पूरे 4 घंटे में मुश्किल से 1 किलोमीटर ही चल पाए उनकी पार्टी और इतना हार्श वेदर था कि उनको कॉल ऑफ करना पड़ा और वापस आए। अब अगले दिन 24 जून को इंडियन आर्मी फिर से कोशिश करती है और इस बार 10 जवान के साथ सूबेदार हरनाम सिंह लीड करते हैं इस खोज को। इनके पीछे होते हैं सूबेदार संसार चंद और उसके पीछे रहते हैं एज ए रिजर्व फोर्स सूबेदार बाना सिंह और उनकी पार्टी। सूबेदार हरनाम सिंह को काफ़ी मशक्क़त के बाद पहली बार लेफ्टिनेंट राजीव पांडे और उनकी टीम की बॉडीज़ मिलती है, जो कि वहीं पे उस समय से होती है बर्फ़ में। मरने के तकरीबन 1 महीने बाद उनकी बॉडीज़ पाई जाती है, पर साथ ही मिलता है इंडियन आर्मी को वो रोप जो राजीव पांडे और टीम ने खींचा था, जिससे काफ़ी मदद मिलती है। जैसे ही वो लोग कायद पोस्ट की तरफ अब आगे बढ़ने लगते हैं, तभी संसार चंद की पार्टी में एक सोल्जर थे तारा चंद। उनको ये नोटिस होता है कि पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर काफ़ी हलचल हो रही है। वो समझ जाते हैं कि पाकिस्तान अब वहाँ से अटैक करने वाला है, तो वो फटाफट उन्होंने जल्दी से कम्युनिकेट करते हैं सबको कि आप लोग छुप जाएं, पीछे आ जाएं, बिकॉज ऊपर से फायर आएगा। पर तब तक पाकिस्तानियों ने फायर शुरू कर दिया और खुद ताराचंद जी को बुलेट लगती है और वो वहीं शहीद हो जाते हैं। इसके बाद इंडियन आर्मी भी फायर करती है पाकिस्तानियों के ऊपर, बट वो फायर सक्सेसफुल हो नहीं पाता है बिकॉज इंडियन आर्मी के गन्स के बैरल जाम हो जाते हैं। अब -30 -40 के टेम्परेचर पे गन्स के बैरल जो होते हैं उसको हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है या उसे बिल्कुल पैक करके रखा जाए तभी वो फायर कर पाता है। -30-40 पे आप अपनी उंगलियों से उसे फायर नहीं कर सकते, आपको ग्लव्स लगा के फायर करना पड़ता है। तो आप मेटल का टेम्परेचर खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा रहता होगा। तो इंडियन आर्मी को फिर उस दिन भी अपने अटैक को कॉल ऑफ करना पड़ता है और हमारी कैजुअलिटीज़ भी होती है। बाद में पाया जाता है कि पाकिस्तानी अपने पोस्ट पे जो गन के बैरल्स है उसे केरोसिन के स्टोव पे गर्म करके रखते थे और वो रेडी रखते थे कि अगर कोई दिख जाए तो इमीडिएटली वो फायर कर सके। और उन्हें पता था कि कोई सोल्जर अगर चढ़ के 1500 मीटर आ रहा है तो उसे 5-6 घंटे का टाइम लगेगा और उस बीच में उसके गन के बैरल्स जाम होने के बहुत हेवी चांसेस हैं। दोस्तों 23 और 24 जून के फेल्ड अटैक के बाद 25 और 26 जून को इंडिया फिर से अटैक करती है। इस बार लीड कर रहे होते हैं सूबेदार संसार चंद जी की पार्टी। संसार सिंह जी की पार्टी बहुत ही हार्श वेदर में धीरे धीरे चढ़ते हुए कायद पोस्ट के बिल्कुल नज़दीक तक पहुंच जाती है और जब वो सिर्फ 50 मीटर दूर होते हैं तब उन्हें पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत हेवी शेलिंग, बहुत हेवी फायरिंग का सामना करना पड़ता है। तो उनको ये समझ में आ जाता है कि इतने सोल्जर्स के साथ हम इस पोस्ट पे हमला नहीं कर पाएंगे, हमें एडिशनल ट्रूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने रेडियो निकाला और अपने कमांडर को कोशिश किया ये बताने की कि हमें एडिशनल ट्रूप्स भेजो, हमें सपोर्ट चाहिए होगा, बट रेडियो भी वहाँ पे तब तक डेड हो चुका था इतनी ठंड के कारण। तब वो डिसाइड करते कि वो अपनी टीम में से हवलदार
रामदत्त को नीचे भेजेंगे कमांडर के पास ताकि वो एडिशनल ट्रूप्स को लेके आ सके। बट ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे हवलदार रामदत्त नीचे जा रहा होता है, पाकिस्तान का एक फायर आके उसको लगता है एंड हमारा वो जवान 500 फीट नीचे गहरे बर्फ़ के चट्टानों के बीच में गिर जाता है और उसकी बॉडी तक नहीं मिलती वापस। और बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से बहुत हेवी फायरिंग आ रही थी और उनके पास एडिशनल ट्रुप नहीं था, नीचे वो कोई कम्युनिकेशन पता ही नहीं चल पाया कि ऊपर कितनी ट्रुप्स चाहिए, तो इस कारण से फिर से कॉल ऑफ करना पड़ा और अगेन हमारे सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ होती है। तो 23, 24 और 25 जून 1987 के अटैक के बाद इंडियन आर्मी एक चीज़ तो जानती थी कि पाकिस्तानियों के पास भी आर्म्स एंड एमुनिशन की कमी ज़रूर हो रही होगी, और इसलिए इस बार जो रिज़र्व फोर्स में सूबेदार बाना सिंह की टीम थी उनको अटैक करने के लिए बोला जाता है 26 जून की सुबह। 26 जून की सुबह का टेम्परेचर भी बिल्कुल 0 डिग्री के आसपास था, तो इंडियन आर्मी के गन्स भी बिल्कुल फायरिंग मोड पे थे और वो जैम नहीं हो रहे थे। और 26 जून को बाना सिंह की पार्टी लीड करती है टुवर्ड द पोस्ट, पर इस बार बाना सिंह की पार्टी थोड़ा अलग करती है। वो एडवांस तो करती है और उस कायद पोस्ट के पास में जो क्लाउड्स थे उसका एडवांटेज लेते हुए बचा के वो जाती है, बट नैरो रिज से ना जाकर ये बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री के क्लिफ फेस से चढ़ाई शुरू करते हैं। और पीछे से सपोर्ट दे रहे थे उनको वीरेंद्र सिंह, जो आर्टिलरीज एंड फायरिंग कर रहे थे ताकि पाकिस्तान को उधर उलझा के रखें। बाना सिंह की पार्टी चुपचाप धीरे धीरे 90 डिग्री के इंक्लाइन पे चढ़ते जा रही थी, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। पहाड़ों पे चढ़ना फिर भी आसान है, आप ग्लेशियर और बर्फ़ के ऊपर आपको चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ अगर आपका एक पॉइंट भी गलत आपने हैमर किया या एक पॉइंट पे भी गलत आपने फोर्स दिया तो पूरा का पूरा बर्फ़ टूट सकता है। बट ये पार्टी बिल्कुल जान जोखिम में रख के, और आप सोच सकते हैं 1984 में हम कितना ही जानते होंगे ग्लेशियर्स के बारे में और कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारी होगी, बट फिर भी उस इक्विपमेंट और उन सिचुएशंस को दिमाग में रखते हुए ये इंडियन आर्मी का जज्बा है, ये इंडियन आर्मी की ब्रेवरी है कि इस तरह की चीज़ें हम कर जाते हैं। बाना सिंह जी की टीम में होते हैं राइफलमैन चुन्नी लाल, लक्ष्मण दास, ओम राज और कश्मीर चंद। ये 4 लोगों की टीम और बाना सिंह जी, ये 5 लोगों की टीम उस पर चढ़ाई कर रही होती है। सुबह से चढ़ाई करते हुए इनको दोपहर हो जाता है और तकरीबन 1:30 बजे पहली बार इंडियन आर्मी के सोल्जर्स कायद पोस्ट के ऊपर होते हैं 26 जून 1987 को। तो बाना सिंह जी अपने इंटरव्यू में भी इन्होंने बहुत बार बताया है कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल बिलीव ही नहीं था कि इंडियन आर्मी यहाँ आ सकती है, और ये तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं था कि ये नैरो रिज से या 90 डिग्री वर्टिकल इंक्लाइन चढ़ाई करके तो आ सकती है इस पोस्ट पे। इतने हाइट पे थे वो बैठे हुए थे। तो जब इंडियन आर्मी उस पोस्ट पे पहुँचती है और देखती है कि सिर्फ पाकिस्तान का एक ही बंकर है और तकरीबन 7 से 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वहाँ बैठे हुए, तो बाना सिंह जी की टीम चाहती है उसको बिल्कुल एडवांस करके फायरिंग रेंज में लेके फायर करते हैं, बट वो फायरिंग वहाँ हो नहीं पाता है। उस दिन भी हमारे गन के बैरल्स जैम हो जाते हैं। तो बाना सिंह जी तुरंत इमीडिएट एक्शन लेते हुए ग्रेनेड को खींचते हैं, बंकर के अंदर फेंकते हैं और बंकर को बाहर से बंद कर देते हैं। तो बंकर के अंदर जितने थे वो तो वहीं से चिथरे उनके बाहर पहुंच गए पाकिस्तान की तरफ। जो बचे कुछ थे वो बिल्कुल देख के हैरान हो गए कि इंडियन आर्मी आ गई है। तो 2-3 तो बिल्कुल ही कूद के भागे वहाँ से, सब कुछ ना आओ न ताओ, कूद के जाओ, भाग गए वहाँ से। और जो बचे कुछ थे वो उन्होंने थोड़ा सा हैंड कॉम्बैट किया इंडियन आर्मी से, बट इंडियन आर्मी से जीतना इम्पॉसिबल था। वो वहाँ से भाग गए और फाइनली 26 जून को इंडियन आर्मी ने कायद पोस्ट पे तिरंगा लहरा दिया। इसके बाद आर्मी के सीओ साहब कायदे आजम पोस्ट पर विजिट करते हैं और वो देखते हैं कि किस बहादुरी से बाना सिंह और उनकी टीम ने ये लड़ाई करी है और इसकी स्ट्रैटेजिकली कितना इम्पोर्टेंस है। उन्होंने एक बात बाना सिंह को वहीं पे बोली कि बाना, इतने हाइट पे, इतने ऊंचे पे कभी ना पहले लड़ाई हुई है और ना कभी होगी। और उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि इस पोस्ट का नाम कायदे आजम पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रखा जाए। बाना सिंह की पार्टी ना सिर्फ वो पोस्ट जीतती है बल्कि पाकिस्तान आर्मी के 6 जवान जिनकी वहाँ पे डेड बॉडीज रखी थी
ये उनको वहाँ से खींच के भी लेके आती है, जबकि हमारे जवान की बॉडी वहाँ 1 महीने तक बर्फ में थी और हम निकालने नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऊपर से पाकिस्तानी फायर कर रहे थे। बट इंडियन आर्मी ने फिर भी पाकिस्तान के वो 6 सोल्जर्स की बॉडी लेके वापस आई, बाना सिंह की टीम, और उसे जाके पाकिस्तान को कारगिल में हमने वापस कर दिया था, कारगिल के रूट से। तो ये कहानी है बाना सिंह जी और बाना सिंह की टीम की, इंडियन आर्मी की करेज की। मैं सिर्फ बाना सिंह को नहीं, पूरे इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूँ, जो बहुत ही कम इक्विपमेंट और कम साजो सामान होने के बावजूद भी देश के नाम पे कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखती है। सैल्यूट है। तो दोस्तों, आज बाना पोस्ट की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। एटलीस्ट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस तरह की एक कहानी आपको सुना पाया जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, और ना जाने कितने ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनको ये शायद इस कहानी के बारे में नहीं पता होगा, बिकॉज ये थोड़ा हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। ये मेरा पहला ब्लॉग था, होप आपको अच्छा लगा होगा, और जल्दी मैं अपने दूसरे स्टोरीज़ के साथ आपसे मिलता रहूँगा। शोएल कुमार, थैंक यू, जय हिंद।